यदि आपका खुद का कहना है कि उसने डिस्प्यूट किया था 100 रुपए है या 100 रुपए कम ज्यादा और 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ, तो इससे फायदा क्या होगा? ये क्वेश्चन डिसाइड आपके पक्ष में भी हो जाएगा, तो अभी डिग्री थोड़ी मिल जाएगी। इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का सीधा मतलब ये है कि 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ। क्या यदि 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ तो क्या डिग्री मिल सकती है 12(1) की आपको? आप लैंडलॉर्ड की अपील है ना, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे जी। तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ से लाभ क्या होने वाला है आपको? यदि आपको डिसाइड भी करते हैं आपके पक्ष में तो क्या मिलने वाला है आपको? डिग्री तो एरियर्स ऑफ रेंट की डिग्री तो मिली। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जब बना ही ऐसा है जिसके हिसाब से तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बना है? क्वेश्चन ऑफ लॉ बना है Lordship, this question of law is whether the court below could give तारीख बताने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है आपको? Lordship, sorry, 14/2/2019, Lordship. पढ़िए। Whether the court below could give a negative finding to issue number 1, part 2, without resolving the dispute of rate of rent and quantum of arrears of rent under subsection 2 of section 13 of Accommodation Control Act without suspending the benefit of section 13(1) of the Act. Whether the court below, without considering the reasonable and bona fide requirement of the appellant plaintiff, ignore the pleadings made under section 12(1)(h) of the Accommodation Control Act with supportive documents and arrive into a negative finding to issue number 4. क्वेश्चन नंबर 1 का क्या मतलब निकला? पढ़िए एक बार और। Lordship, whether the court below could give a negative finding to issue number, actually Lordship हमने कहा था कि 100 रुपए किराया 2002 से 2004 नहीं दे रहे हैं। इन्होंने डिस्प्यूट किया कि हमारा 100 रुपए किराया कभी था ही नहीं, तो कोर्ट का कहना है कि वो जो 100 रुपए का किराया जब वो डिनाई कर रहे हैं तो वो हम प्रूव नहीं कर पाए। वो हम प्रूव नहीं कर पाए। आप प्रूव नहीं कर पाए? हाँ, कि 100 रुपए है। कोर्ट की फाइंडिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके फेवर में या खिलाफ देंगे तो उससे क्या लाभ होगा आपको, ये पूछा हूँ। जी, हमारा कहना है कि अगर ये किराया, आपका कहना कुछ भी हो, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या कहना है, ये बात कर रहे हैं। Whether the court below could give a negative finding to issue number 1 part 2 Lordship, without resolving the dispute of rate of rent and quantum of arrears of rent under, क्या फाइंडिंग दे दी कोर्ट ने इसमें? Lordship, इसमें कोर्ट कह रही है कि इनको जो बेनिफिट मिलना था 13(2) में वो इनको नहीं देना था, डिस्प्यूट डिसाइड करना था। यानी डिस्प्यूट डिसाइड नहीं किया था कि रेंट क्या होना चाहिए। आपको बेनिफिट, आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या जब आप ये वाली बात कहते हो कि हमारा कहना है कि इन्होंने बयान, सुन तो लीजिए जरा। यदि आपका खुद का कहना है कि उसने डिस्प्यूट किया था 100 रुपए है या 100 रुपए कम ज्यादा और 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ, तो इससे फायदा क्या होगा? ये क्वेश्चन डिसाइड आपके पक्ष में भी हो जाएगा, तो अभी डिग्री थोड़ी मिल जाएगी। भाई 13-2 की बात जब आती है तो उसके लिए 12(1) की डिग्री आप मांग रहे होगे। तो क्या इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के आंसर आपके फेवर में देने के बाद भी 12(1) की डिग्री मिल सकती है क्या आपको? बिकॉज़ एरियर्स ऑफ रेंट तो है ही ना लॉर्डशिप। अरे बड़ा मुश्किल है। और जब आप 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ, आप खुद बोल रही हैं। लॉर्डशिप, उन्होंने अपने बयान में तो बोला है, आप समझ ही नहीं पा रही शायद। जी लॉर्डशिप, जी लॉर्डशिप, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का सीधा मतलब यह है कि 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ। क्या यदि 13-2 का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ तो क्या डिग्री मिल सकती है 12(1) की आपको? आप लैंडलॉर्ड की अपील है ना, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे जी। तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ से लाभ क्या होने वाला है आपको? यदि आपको डिसाइड भी करते हैं आपके पक्ष में तो क्या मिलने वाला है आपको? डिग्री तो एरियर्स ऑफ रेंट की डिग्री तो मिली। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जब बना ही ऐसा है जिसके हिसाब से तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। एविक्शन तो आपने 100 रुपए बोला था और उसने कितने रुपए बोला था? उसने अपने बयान में बोला है कि हम 100 रुपए। जवाब दावे में कितना बोला था? जवाब दावे में कह रही कि वो तो सब गलत है, सारा डिनाई किया हुआ है, बट 25 रुपए। 25 रुपए इनिशियल उसने कहा कि 25 रुपए था और आप बोलते हैं 100 था। तो बाद में तो डिस्प्यूट तो हो गया, और डिस्प्यूट हो गया और डिसाइड हुआ नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में लिखा है। तो जब डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हुआ तो डिग्री ऑफ एविक्शन कैसे होगी? अब आ जाओ केवल एच पे जी। फिर आपका जो है सी पे तो क्वेश्चन बना ही नहीं है, ई पे क्वेश्चन बना नहीं है, वो तो कोर्ट ने नेगेट कर दिया, सारा अप्रूव नहीं है करके। एच पे क्या मिलने वाला है आपको बताइए? बोनाफाइड नीड में तो हमारी प्लीडिंग भी है, तो लेकिन कोर्ट का कहना है कि आपके पास अल्टरनेट जो बोनाफाइड नीड का आपका क्वेश्चन कहाँ बना है? यहाँ है ना क्वेश्चन इशू नंबर 6। अभी आपने पढ़े ना, 2 क्वेश्चन बने हैं। ये बने हैं ना,
इशू जो नेगेटिव बनाया है क्वेश्चन बोलेंगे। लॉर्डशिप, अरे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कितने बने हैं आपके? 2। तो आपका जो है ई और सी का तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बने ही नहीं है। अच्छा, वो ये बना है ना, कोर्ट बिलो विदाउट कंसिडरिंग रीजनेबल एंड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द अपीलेंट प्लेटिव इग्नोर द प्लीडिंग मेड अंडर सेक्शन 12H ऑफ द अकोमोडेशन ग्राउंड विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अराइविंग टू नेगेटिव फाइंडिंग टू इशू नंबर 4। लॉर्डशिप, इशू नंबर 4 देख लें। बोनाफाइड नीड का भी बना है लॉर्डशिप, इशू नंबर 5। लॉर्डशिप पेज नंबर 16। और आज की पोजीशन में लॉर्डशिप दोनों जन की डेथ हो गई किराएदार की। इनके लाश ने ताला लगा के कुछ हिस्सा तोड़ के चले गए, अभी कोई नहीं रह रहा वहां पे। लॉर्डशिप पैरा नंबर 11। तो आपने क्या ये बाद में खरीदा था क्या? लॉर्डशिप ये 75 में जॉइंट नेम में था। क्या था? 75 में जॉइंटली खरीदा गया था लॉर्डशिप। ये हमारी प्लेंट का पहला पैराग्राफ है। किसके साथ जॉइंटली खरीदा था? ये वादी ने 2008-8-75 को लॉर्डशिप, आई एम रीडिंग द प्लेंट पेज नंबर 22। बोलिए तो जॉइंटली किसके साथ जॉइंटली खरीदा था? ये शब्द इसमें लिखा है 14 के नाम आपको तो ये बहस नूर करना मोहम्मद नहीं के साथ खरीदा। नूर मोहम्मद मिलकर खरीदा था। दोनों किससे मिलकर खरीदा था? लॉर्डशिप नूर मोहम्मद करके एक व्यक्ति है, उनके साथ मिलकर खरीदा कौन था। किसके साथ? दो लोग बोल रहे हैं, किसके साथ किसने खरीदा था? ये मोहम्मद फारूक जो पहले तो आप बोलिए ना, मोहम्मद फारूक और नूर मोहम्मद ने जॉइंटली खरीदा था। जी जी। तो पूरा सेंटेंस तो बोलिए। हाँ सॉरी, आई वाज आर्गिंग फॉर द अपीलेंट साइड। तो मोहम्मद फारूक और नूर मोहम्मद ने जॉइंटली खरीदा था। जी लॉर्डशिप। फिर दोनों के नाम संयुक्त रूप से मकान की रजिस्ट्री की गई थी तथा 23/12/75 को वादी ने उप पंजीयक कार्यालय से तकनीम नामा निष्पादित करके अपने हिस्से की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। मोहम्मद फारूक और नूर मोहम्मद ने ये खरीदा था जी लॉर्डशिप, जॉइंटली। ये 8/8/75 को। और उसके बाद में जो है 23/12/75 को वादी ने उप पंजीयक अपने कार्यालय से तकसीम नामा निष्पादित करके अपने हिस्से की रजिस्ट्री अपने पास करा ली, अपने नाम करा ली। तो ये कब आया? ये साबरा पीरियड से है लॉर्डशिप। ये साबरा भी कब आई मकान? साबरा भी तो लॉर्डशिप एक्चुअली में साबरा भी वाज नॉट द ओरिजिनल टेनेंट, हर हस्बैंड वाज द ओरिजिनल टेनेंट, बोथ ऑफ देम आर स्टेइंग। यस लॉर्डशिप। ये जो मंजूर अली जो था, जी लॉर्डशिप। किसका किराएदार था? मंजूर अली हमारा किराया था, अपेलेंट का। आपने कब बसाया था उसको किराए पे? लॉर्डशिप वो तो शुरू से ही थे, करीब 25 साल से। मतलब जब हमने मकान अपने नाम करा लिया था तब से वो दालान और वो रूम में रह रहे थे, 25 रुपए किराए पे। आपका किराएदार नहीं था, पहले से किराएदार था? नहीं क्या नहीं, कहना है? नहीं सर, हमारे नाम होने के बाद वो किराएदार थे। तो ये आपने कहा है कि वो आपने किराए पे बसाया था उसको? ये लेकिन पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लेंट। वादी के स्वामित्व के मकान नंबर 14 इमामी गेट भोपाल में कमरा नंबर 9 फीट बाई 9 इंच बाई 9 फीट बाई 6 इंच एवं दलान 6 फीट बाई 16 में प्रतिवादी के पति मंजूर अली किराएदार थे। आपने उसको किराए पर दिया था? जी लॉर्डशिप, उसको किराए पे दिया था। वादी के मकान खरीदने के पश्चात सूचना पत्र मंजूर अली को इस आशय का दिया था कि वह किराएदारी कमरे के दलान की किराएदारी वादी से कर ले। इस पर प्रतिवादी के मतलब पति आपका किराएदार नहीं था? जब आप बोल रहे हैं सूचना पत्र ये दिया कि वो किराएदारी वादी से कर ले, तो किराएदार किसका था? वो अटेनमेंट पे था ना लॉर्डशिप, दैट इज द फर्स्ट इशू, दैट इज द इशू नंबर 1। किराएदार होने के संबंध में निष्कर्ष हाँ है। ये लॉर्डशिप, क्या वादी प्रतिवादी के स्वामित्व के मकान वादग्रस्त स्थान का थ्रू अटर्नमेंट 100 रुपए किराए पे किराएदार है? किराएदार होने के संबंध में निष्कर्ष हाँ है। 100 रुपए प्रतिमाह के किराएदार होने के संबंध में निष्कर्ष नहीं है। अभी तो लॉर्डशिप दोनों जन की डेथ हो गई है और वहां पे सिर्फ ताला लगा है। और उनके जो, तो क्या चाहती हैं आप दोनों की हम death? चाह रहे हैं कि वो ताला खोल के हमको आप मकान। ताला खोल लो आप जाके। सर जब तक खोल दो आपका उसका, क्या ये जवाब बोल रहे हैं आप? पेंडिंग अपील है लॉर्डशिप, तो हो नहीं पा रहा है। तो आप इस अपील को खारिज करा लो। खारिज कराने के बाद आप डायरेक्शन दे दे तो कर लेंगे।
अपील दूसरा लॉर्डशिप वो कैसे करेंगे लॉर्डशिप? उनका कहना है उनके जो वारिसान है वो कहीं और रहते हैं, सब शादीशुदा हैं, लेकिन वो मकान का ताला अपना लगाए हैं। फाइल फ्रेश सूट अपने लगा लो, यहाँ 25 साल से लॉर्डशिप ये 2004 से हम सूट लगा के अभी तक यहाँ। फिर मेरे को केस बताइए कायदे से। अब आप जाने क्या बोल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा आपकी बोलना। लॉर्डशिप हमने सिविल सूट लगाया था फॉर एरियर्स ऑफ रेंट के 2002 से 2004 किराया नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे प्लेन को टोटली नकार दिया, बट इनके स्टेटमेंट में साबरा भी ने एडमिट किया है कि हम इनके किराएदार हैं और हम इनको किराया जमा कर रहे हैं। आपकी नीट के बारे में नीट के बारे लॉर्डशिप में नीट के बारे में पैरा 9 में लिखा है। नीट के बारे में ट्रायल कोर्ट ने किस पैराग्राफ में कंसीडर किया? लॉर्डशिप इशू नंबर 6 पैरा 11। पढ़िए। लॉर्डशिप इशू नंबर 5। पढ़िए। जी लॉर्ड। वह वाद प्रश्नों को निराकरण सुविधा के दृष्टि एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति ना हो। उभय विचारणा वाद प्रश्न के संबंध में साक्ष्य जन्य तथ्य परस्पर अन्याश्रित है। उभय वाद प्रश्न के संबंध में सर्वप्रथम यह अपेक्षित है कि वादी का वाद्य स्थान का स्वामी है। तत्संबंध में पूर्वगामी विवेचना में स्थापित किया जा चुका है कि वादी वादग्रस्त का स्थल का स्वामी है। कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन हेतु अधिनियम की अपेक्षा हो कि वादी को वादग्रस्त स्थान को स्वयं अथवा अपने परिवार हेतु वास्तविक आवश्यकता हो। ऐसी आवश्यकता सद्भावी हो तथा उस वादग्रस्त स्थल के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक युक्तियुक्त स्थान वादी को उपलब्ध न हो। वादी के स्वयं के पुत्र शारिक के निवास हेतु वादग्रस्त स्थान की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रतिवादी को निष्कासित कराना चाहा है, किंतु तत्संबंध में उसके पास अन्य कोई वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के संबंध में कोई अभिवचन अपने वाद पत्र में नहीं किया है, ना ही तत्संबंध में अभिलेख पर कोई। इसके बारे में अपीलेट कोर्ट ने क्या लिखा है? लॉर्डशिप अपीलेट कोर्ट हैज अफर्म्ड द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट एंड डिसमिस्ड देम। इसने क्या लिखा है, किस पैरा में लिखा है वो बताइए। लॉर्डशिप लॉर्डशिप पैरा नंबर 18। मैरिड विचारने बिंदु 4 एवं 5। मोहम्मद फारूक का कहना है कि उसके 3 पुत्र आरिफ, राशिद और शारिक हैं। उनके दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी है। तीसरा पुत्र शारिक शादी योग्य है, परंतु जिस मकान में वह परिवार सहित रहता है उसमें इतनी जगह नहीं है कि वह अपने तीसरे पुत्र की शादी करके उसे अपने साथ रख सके। इसलिए प्रतिवादी से मकान का कब्जा लेना आवश्यक है, जिसके लिए प्रतिवादी को नोटिस दिया गया था। इसी तरह की साक्ष्य अनवर मोहम्मद वादी साक्ष्य नंबर 2 और सैयद आबिद अली वादी साक्ष्य नंबर 3 ने भी दी है। अपने मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी साबरा बी ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। श्रीमती साबरा भी प्रतिवादी साक्षी एक ने अपने प्रतिप्रेक्षण खंडिका 2 में यह बताया है कि जिस मकान में वह रहती है उस वादी के मकान के 3 कमरे हैं और तीनों में किराएदार हैं। साथ ही यह भी बताया कि वादी के पास 3 बिल्डिंग है और कारखाना है। ऐसा नहीं कि वादी का अपने पुत्र के निवास हेतु वादग्रस्त स्थान की आवश्यकता है। मोहम्मद फारूक वादी साक्ष्य नंबर 1 ने प्रतिप्रेक्षण खंडिका 14 में स्वीकार किया है कि उसने अपने मकान का विवरण वाद प्रश्न में नहीं दिया है। यह कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं, वो तो पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लेंट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अनवर मोहम्मद वाद साक्ष्य 2 ने अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त स्थान की आवश्यकता वादी को अपने पुत्र के लिए नहीं है। सैयद आबिद अली ने अपने प्रतिप्रेक्षण बी में स्वीकार किया कि वादी को मकान का क्षेत्रफल कितना है उसे नहीं मालूम, परंतु मकान 2 मंजिला है, ऊपर 3-3 कमरे हैं। ऐसा नहीं है कि वह जगह कम पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी के मकान में पर्याप्त जगह है। लॉर्डशिप, इन दिस रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू सबमिट दैट 1997। नहीं तो ये कोर्ट जो लिख रही है आप पे 3 बिल्डिंगें हैं, 3 बिल्डिंगें कारखाना है, ये क्या है? इस संबंध में को एक जजमेंट है लॉर्डशिप 97। भाई जी लॉर्डशिप, ये जो 3 बिल्डिंग है और कारखाना जो बार बार आ रहा है, ये क्या है? ये
इसके बारे में कहीं कोई लॉर्डशिप, इनका कहना है कि हमने अपने प्लीडिंग में ऐसा नहीं कहा कि वैकल्पिक स्थान दूसरी नहीं, अमाउंट। कोर्ट ये कह रही है कि जो साबरा अली ने कहा है ना कि जी आपके पास लॉर्डशिप, हम लॉर्डशिप सुन तो लिया करो, एक सेंटेंस तो पूरा सुन लो आप जी लॉर्डशिप बोलने के पहले। सर। जो 3 बिल्डिंग और कारखाना बार बार ट्रायल कोर्ट के फैसले में और अपीलेट कोर्ट में आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये क्या है? ये इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं आपने कहा। कुछ नहीं कहा, और जो उसने कहा है जी लॉर्डशिप। टेनेंट ने, उस पर आपने क्रॉस किया है? कुछ क्रॉस में कोई ऐसी बात आई है कि जिसमें वो 3 बिल्डिंग खत्म हो गई हो? नहीं, खत्म नहीं हुई। अरे खत्म नहीं हमारे हुई तो फिर आपके खिलाफ जाएगा ना। लॉर्डशिप, लेकिन जजमेंट कहता है कि इट इज द आप तो लैंडलॉर्ड जजमेंट कर रही हैं। अब जो मैं पूछ रहा हूँ, 3 बिल्डिंग की बात आ रही है, वेदर यू आर इन पोजेशन ऑफ दीज 3 बिल्डिंग्स, और केवल वो किराएदार कहा जा रहा है। मैं इनका परीक्षण पढ़ लूं लॉर्डशिप, साबरा बी का। पढ़ लीजिए कल सुबह और बताइए। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।